प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले वर्ष 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात कर उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। अनिल कुमार को बिहार डाक सर्किल का मुख्य डाक महाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संचार मंत्रालय डाक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अनिल कुमार इससे पहले कोलकाता में डाक महाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केसी सिन्हा को पटना विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रोफेसर सिन्हा विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक पद पर बने रहेंगे। इससे पहले राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया था। प्रोफेसर चौधरी ने बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कुलपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रदेश में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य भर में डेंगू के 123 से अधिक मामले मिले हैं। राज्य में डेंगू के मरीजों की संख्या 13,604 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 241 मरीजों का इलाज चल रहा है। विभाग ने डेंगू के प्रकोप को देखते हुए लोगों से मच्छरों से बचाव करने और बुखार होने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की अपील की है। दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नवीद विग ने बताया कि यदि किसी में डेंगू के लक्षण मिलते हैं तो उसे तत्काल चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। डेंगू का इलाज में अगर हम देखें तो 5 पीज होते हैं। सबसे पहला पी होता है पैनिक, तो पैनिक नहीं करना चाहिए। इसका इलाज है और एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। दूसरा इसका इलाज होता है पानी, हाइड्रेशन इतनी अच्छी रखें कि कोई कॉम्प्लिकेशन ही ना हो। तीसरा पी होता है पैरासीटामोल, इसमें अगर बुखार है तो गोली सिर्फ पैरासीटामोल ही देनी है। चौथा पी होता है प्रिवेंशन, हमें इसको अब खुद भी मच्छर घर में ना हो, हमारे घर के बाहर भी ना हो और कहीं भी हम मच्छर पैदा ना होने दें। और 5वां होता है प्लेटलेट्स, कि प्लेटलेट्स के पीछे ना भागे। अगर हम अपना इलाज अच्छी तरह करें, पानी पिलाएं, सिर्फ पैरासीटामोल दें, तो हमें प्लेटलेट्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें इस बीमारी में अपने आप को पेशेंट बनना चाहिए, मरीज की तरह जाके डॉक्टर से इलाज करवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर खेलों में हिस्सा लेने वाले एथलीटों को संबोधित भी करेंगे। इन खेलों में 10,000 से अधिक एथलीट 43 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। बिहार का 206 सदस्यीय दल खेलों में भाग ले रहा है। ये खिलाड़ी 22 खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को गोवा के मडगांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। ये खेल 9 नवंबर तक खेले जाएंगे। गोवा में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। खेलों में मल्लखम्ब, कलरीपट्टू, गतका, लागोरी और योग सहित लगभग 43 खेल प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें लगभग 10,800 एथलीट भाग लेंगे। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारी क्षेत्र के माध्यम से उन्नत और पारंपरिक बीजों के उत्पादन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। संगोष्ठी के दौरान भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के उद्देश्य, उत्पादकता में बीजों की भूमिका और फसलों का पोषण, छोटे और सीमांत किसानों के कल्याण में सहकारी समितियों की भूमिका जैसे मुख्य विषयों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा है कि BBSSL के माध्यम से अच्छी किस्म के बीजों के उत्पादन और वितरण से देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ ही आयातित बीजों पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति HLC का नाम बदलकर एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति कर दिया गया है। कल समिति की नई दिल्ली में हुई दूसरी बैठक में यह फैसला लिया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की ओर से 6 राष्ट्रीय दलों, 33 राज्य स्तर के दलों और 7 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को एक राष्ट्र एक चुनाव पर सुझाव देने के लिए पत्र भेजे गए हैं। बैठक के दौरान एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए वेबसाइट www.voter's
on.onoe.gov.in का शुभारंभ किया गया। गौरतलब है कि सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर उच्च स्तरीय समिति गठित की है। यह समिति संविधान के वर्तमान ढांचे और अन्य वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें करेंगी। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा है कि रिक्तियों को भरने के लिए एक या अधिक पूरक परिणाम जारी किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री प्रसाद ने कहा कि जांच के बाद जो रिक्तियां आएंगी उन्हें पूरक परिणामों से भरा जाएगा। उन्होंने परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि प्रमाण पत्र जांच के बाद गलत अभ्यर्थी सूची से बाहर हो जाएंगे। कुछ लोग बिना किसी जानकारी के लिए भी अंदाज से भी कई बातें बोल रहे हैं। सब लोगों को ये समझना होगा कि ये जो चयन की प्रक्रिया है, इसमें हम लोग जो परीक्षा फल निकाले हैं वो सशर्त है, कंडीशनल है। ये हमारे चयन की प्रक्रिया का एक पार्ट है कि हम पहले मेरिट लिस्ट के हिसाब से अपना रिजल्ट निकालें जो कंडीशनल है, और इसके बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो कि चल रहा है। लोगों की यह शिकायत जैसे सुनने में आ रही है कि बहुत से फर्जी भी इसमें सम्मिलित हो गए हैं, तो इसी को तो बाहर करने के लिए डीवी चल रहा है। हम भी तो यही चाहते हैं कि जो फर्जी हैं वो बाहर हो जाएं, और इसीलिए वो डीवी चल रहा है। और डीवी के दौरान जो लोग गलत पाए जाएंगे वो उछड़ जाएंगे। इधर आयोग ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा की कट ऑफ सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही परीक्षा में अयोग्य अभ्यर्थी की सूची भी जारी की गई है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीपीएससी से चयनित नियोजित शिक्षक अपने पुराने विद्यालय में ही योगदान देंगे। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से जारी निर्देश के अनुसार 28,200 सफल अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहले से ही बतौर नियोजित शिक्षक विद्यालयों में कार्यरत हैं। विभाग के अनुसार इन शिक्षकों को शिक्षक प्रशिक्षण में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा विभाग ने विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अगले चरण के तहत 69,000 पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 37,710 पद सृजित किए गए हैं, जबकि माध्यमिक विद्यालयों के लिए रिक्त पदों की संख्या 31,982 है। विभाग के जरिए यह अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। प्रदेश के 1 लाख छात्र छात्राएं मैट्रिक और इंटर की सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इन विद्यार्थियों की स्कूल में 75% उपस्थिति पूरी नहीं होने के कारण शिक्षा विभाग ने यह फैसला किया है। विभाग के अनुसार स्कूल में लगातार अनुपस्थित रहने और 75% उपस्थिति पूरा नहीं होने के कारण इन छात्रों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव प्रमोद कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचना प्रेषित की है। सचिव के अनुसार इस संबंध में सभी जिलों से सूची मांगी गई है। इसके लिए स्कूलों को 1 सप्ताह का समय दिया गया है। बोर्ड के अनुसार 9वीं और 12वीं तक के 2.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। वहीं 9वीं और 11वीं के 1.5 लाख से अधिक छात्र और छात्राओं का नामांकन रद्द किया गया है। इंटर की सेंटअप परीक्षा 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आयोजित की जाएगी, जबकि मैट्रिक की परीक्षा नवंबर के अंतिम सप्ताह में होगी। शेष समाचार एक मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत प्रतिनिधियों के नई दिल्ली पहुंचने के लिए देश भर से अनेक अमृत कलश विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इस सिलसिले में 28 अक्टूबर को पटना से नई दिल्ली के लिए अमृत कलश यात्री स्पेशल ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन शाम 6:45 पर पटना से रवाना होकर अगले दिन 1 बजे दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन 1 नवंबर को नई दिल्ली से सुबह 10 बजे रवाना होकर अगले दिन 4:15 पर पटना पहुंचेगी। वहीं रेलवे ने 28 अक्टूबर को ही धनबाद गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते हावड़ा से भी नई दिल्ली के लिए अमृत कलश यात्री ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, रिजल्ट पर सवाल, बिना एसटीईटी के कक्षा 11-12 के लिए चयन कैसे हुआ।
हिंदुस्तान की खबर है बच्चे इंडिया नहीं भारत पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को समिति ने सिफारिश भेजी। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है दुबई और सिंगापुर से भी महंगा दिल्ली पटना विमान किराया। प्रभात खबर की विशेष खबर है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में लड़कियों की रुचि कम। राष्ट्रीय सहारा ने उर्वरकों पर केंद्र सरकार की सब्सिडी दिए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है सरकार ने दी 22,000 करोड़ की सब्सिडी, महंगाई का किसानों पर बोझ नहीं। आज अखबार लिखता है गाजा में बढ़े इजरायली हमले।